देखिए सिंपल सा ये है, एकदम चिल होके पढ़ना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, एंड सब चीज अच्छा होगा। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और सब चीज अच्छा होने वाला है। स्क्रीन शेयर करते हैं और डायरेक्ट हम लोग आज पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, और पॉलिटी आज फिनिश कर देंगे। तीन चीज पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी में। उसके बाद कल ब्रेक रखेंगे एक दिन का, फिर उसके बाद रेगुलर क्लास लेंगे, और मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, फिर एंशियंट मेडिवल करके कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और ज्योग्राफी का कुछ चीज है, वो करेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं और डायरेक्ट हम लोग टॉपिक बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। पंचायती राज सिस्टम से चार चैप्टर हम लोग देखेंगे। और ये क्या है, और एक चीज मैं ये बताने वाला हूँ, कितने लोग हैं आज हमारे साथ? 25। धीरे धीरे कम होंगे। एक चीज ये बता रहे हैं कि अब जो मॉक टेस्ट दीजिए, उसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं करिए। सिर्फ ये देखने के लिए दीजिए कि 2 आवर्स में आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, पेपर कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद सी सेट का 2-3 लगाइए, और देखिए कि 2 आवर्स में सारी चीजें एक तो बन ही गया होगा कि पहले आपके लिए कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। पहले आरसीए करोगे कि रीजनिंग करोगे कि मैथ करोगे, ये सारा चीज आप डेवलप कर चुके होंगे। तो उस हिसाब से 2 आवर्स में आप टाइम टाइम के अंदर अटेम्प्ट करके ओएमआर प्रिंट आउट करवा लो, ओएमआर, और थोड़ा सा बबल्स वगैरह करने का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बबल्स करना थोड़ा सा सीखिए, और ओएमआर पे करिए, और मॉक का मार्क्स कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बच्चों में डर पैदा करो। बच्चे डरेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे, उनको आपके फ्यूचर से लेना देना है नहीं, फिर आके अपना कोर्स वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो मार्क्स कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ लेना है कि 2 आवर्स में पेपर को कंप्लीट करना है कि नहीं। हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करती है, पेपर लेंदी बना देती है, ट्रिकी बना देती है, ठीक है। और लास्ट में यही कहेंगे कि 5 सब्जेक्ट्स को पकड़ लो। पहला है कि पॉलिटी, पॉलिटी को पकड़ लो, 15 से 18 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन तक फिक्स है यहाँ से। ज्योग्राफी को पकड़ लीजिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को पकड़ लीजिए, यहाँ से फिक्स है। फिर उसके बाद साइंस एंड टी का कुछ इंपॉर्टेंट PT 365 से देखिए, और हिस्ट्री को पकड़ लीजिए। यहीं से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर जो चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, ऐसे ही करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। 5 चीजों को, इकोनॉमी, इकोनॉमी यहाँ पे मैं भूल गया मेंशन करना। इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन के लगभग, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे इकोनॉमी से, करंट अफेयर लिंक्ड, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस करना है, एक्टिव रिवीजन करना है। नई चीजें पढ़ने की टाइम नहीं है, जो पढ़ना था पढ़ लिए, जो नहीं पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। और पीटी विजन का विद इन ए वीक अपडेटेड वाला, अप्रैल तक, 60 to 70 पेजेस मैक्सिमम रहेगा, तो 80 पेजेस, उसको उसमें भी आइडेंटिफाई करके इंपॉर्टेंट चीजें एक दिन में प्रिपेयर किया जा सकता है। जो आज सुबह में जो वो टारगेट वाले ग्रुप में सिर्फ एक मुस्तफिज अहमद जो है, उनसे बात नहीं हो पाई मेरी, फोन पे कभी बात नहीं हुई, पर ये वेरी सीरियस गाय। वो होंगे सेशन में, किस नाम से पता नहीं। उन्होंने टारगेट में आज मेंशन किया था बजट एंड इकोनॉमी। तो कल मैंने बताया था, उन्होंने आज इंक्लूड करा है, और किसी ने कोई इंक्लूड नहीं करा है। तो जितना आप एक्टिव रहोगे अभी, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और थोड़ा सा लेथार्जी को कम करना है। मल्टीविटामिन लेना है तो मल्टीविटामिन लो, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह लो, मैं भी ले रहा हूँ आजकल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है पंचायती राज सिस्टम। सर कुछ ये बोलना विजन है कुछ? 60-70 क्या है? ये पेजेस है, 60 to 70, 80 पेजेस का अपडेटेड मटेरियल अभी आने वाला है, अप्रैल तक का। तो उसको एक दिन में कवर कर लेना है। PT 365 का अभी अपडेटेड नहीं आया ना फाइनल। चलिए यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस।
पंचायती राज सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है। ये डीपीएसपी का पार्ट था, फिर बाद में इसको इन्फोर्सिबल बना दिया गया, पार्ट 9 में है। और ये जो आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा याद करना नहीं है, लेकिन एक एक आर्टिकल को देख लेना है कि क्या क्या इसमें मेंशन है। ठीक है। 11 शेड्यूल क्रिएट किया गया था इसके लिए, उसमें 29 सब्जेक्ट है, 3 tier सिस्टम है, और मैंडेटरी फॉर स्टेट विद पॉपुलेशन मोर देन 20 lakhs। तो उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और 20 लाख से नीचे के जो हैं मे नॉट हैव इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल कौन सा है? ये वाला इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का और पंचायत समिति का, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिला परिषद का। ठीक है। समिति से मेंबर उठाए जाते हैं, और रिजर्वेशन है एससीज एंड एसटीज का, लेकिन जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से ही सीटें वहां पे निर्धारित की जाती है। वुमेन का 1/3 सीट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने 50% दिया है। ठीक है। सब नहीं, जैसे बिहार। ठीक है। ओबीसी के लिए एज पर स्टेट लो, नॉट मैंडेटरी अंडर 73rd अमेंडमेंट, मैंडेटरी नहीं है लेकिन इनको दिया जाता है। ठीक है। 5 years का टर्म होता है, लेकिन उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, और इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरी। इफ डिसॉल्व, फ्रेश इलेक्शन इन 6 मंथ। अगर डिसॉल्व हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर फिर से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक है। बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है, विघटन हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना फर्ज है। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है, और का आर्टिकल 243 के में मेंशन है। ग्राम सभा अप्रोव्स, प्लान करती है, ऑडिट करती है, मॉनिटर करती है ग्राम पंचायत को। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, स्टेट डिसाइड करता है कितना क्या डेवोल्यूशन करना है, कि पंचायत को देना है, कि वो किस किस आइटम पर सब्जेक्ट पे करे। और इसी का पेशा एक्ट के बारे में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्सटेंड्स पंचायती राज टू शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल विथ मोर ऑटोनॉमी। मोर ऑटोनॉमी दिया जाता है ट्राइबल कल्चर और प्रिविलेजेस को बरकरार रखने के लिए। फाइनेंस एंड फंड 3, इसमें जब मेंस हम लोग लिखेंगे तो 3 F पढ़ेंगे। फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। हमेशा प्रॉब्लम होता है पीआरआईज में। ठीक है ना, फंड ज्यादा होता है उनके पास, ना ही फंक्शन अच्छे से होता है, ना ही फंक्शनरी होती है। ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरह स्टेट फाइनेंस कमीशन सेपरेटली होता है, जो एवरी 5 years रिकमेंड करती है फंड डिस्ट्रीब्यूशन को, कि स्टेट को कितना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पीआरआई को फंड देना है। ग्रांट इन एड्स फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंड करती है कि स्टेट को, पीआरआई लोकल बॉडीज को कितने फंड डिवॉल्व करने चाहिए। और ऑन रेवेन्यू सोर्सेज, कहाँ से टैक्सेस करती है, फीस, ग्रांट्स, यही सबसे पैसे आता है। प्रॉपर्टी टैक्स, मार्केट में जो मार्केट वगैरह लगता है सैटरडे संडे मंडे को, वहां से भी टैक्स कलेक्ट करती है पीआरआई। इंपॉर्टेंट कमिटीज देखिए यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। बलवंत राय मेहता 1957 में बैठी थी कमेटी, और इन्होंने 3 tier पंचायती राज को रिकमेंड करा कि 3 tier में होनी चाहिए, वहीं ग्राम, ब्लॉक, फिर ऊपर डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आती है 1977 में, 1977, और 2 tier, ये 2 tier ही सजेस्ट करती है, जिला परिषद और मंडल पंचायत नीचे को छोड़ देती है। फिर उसके बाद जीवी के राव और एल एम सिंघवी कमेटी आती है, जो बोलती है कि आप पीआरआई को स्ट्रेंथन करिए। ठीक है। तो ये सारी कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में मुझे जहां तक याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। तो और ये 4 कमेटी का नाम रहेगा याद, तो मेंस में भी हम लोग कोट कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट्स हो चुका है 73rd 1993। फिर उसके बाद पेशा एक्ट 1996 में स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज। 14th फाइनेंस कमीशन पीआरआई के लिए ग्रांट को इंक्रीज किया। ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुआ है अभी, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट आया है, जो डिजिटल गवर्नेंस, अब जो भी ग्राम सभा में पंचायत मीटिंग्स होती हैं, ऑडिट मैकेनिज्म होती हैं, अब उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो डिजिटलाइजेशन
की ओर बढ़ा है, ऑडिट ऑनलाइन होती है, ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंसेस, सम स्टेट हैव 50% वुमेन रिजर्वेशन लाइक बिहार, केरला एंड एमपी। यूपीएससी प्रीलिम फोकस एरिया 73rd एंड 74th। 74 को थोड़ा सा कम देखेंगे, 73rd को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे पेशा एक्ट को भी देखेंगे लक्ष्मीकांत में, एंड फिफ्थ शेड्यूल दोनों कंबाइंड है। रोल ऑफ स्टेट कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों में अंतर क्या है? हो सकता है कि यहीं पे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स बना दे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है नेशनल लेवल पे वो कंडक्ट नहीं करती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है वो करती है। रिजर्वेशन फॉर कोटा फॉर वोमेन, एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए भी है, लेकिन ओबीसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरे गांव में ओबीसी के लिए भी सीट्स रिजर्व रहती है। ठीक है, तो ये समरी है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस के पॉइंट्स को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। चलते हैं अगले चैप्टर पे। फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं, फिर उसके बाद इमरजेंसी को देखेंगे। कितने लोग ऐसे हैं? 29। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज उसका समरी देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने बहुत बार इसको देख लिया है। आर्टिकल 51A पार्ट 4A में कब इसको इंक्लूड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और किसके रिकमेंडेशन पे? सोवन सिंह कमेटी पे। ठीक है, ओरिजिनली 10 ड्यूटीज था, लेकिन अभी 11 है। एक कब जोड़ा गया था? 86th अमेंडमेंट 2002 को जोड़ा गया था। और ये जो 11 ड्यूटी है इसको याद रखना जरूरी है। पहला है कि रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। दूसरा है फॉलो नोबल आइडियल्स फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बस ऐसे ही एक बार देख लेंगे। डिफेंड कंट्री इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विसेज, कभी मिलिट्री सर्विसेज में जरूरत हो तो आपको बुलाया जा सकता है, हमें भी। प्रमोट हार्मनी एंड रिनाउंस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अनटचेबिलिटी और डेरोगेटरी डेरोगेशन ऑफ वुमेन, वो सब नहीं करना है। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर को करना, मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 48A में भी है। तो दोनों को कोट कर सकते हैं जब आंसर वगैरह लिखेंगे। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इसको भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। कहीं भी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ट्राई फॉर एक्सलेंस, साइंस इनटेक में कर सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर उसके बाद जो 11 जो ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट के थ्रू, वो पेरेंटल ड्यूटी है। 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड एजुकेशन एडेड इन 2002। और फिर यहाँ से उठा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उठा के आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन में कर दिया गया था, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिया गया। लीगल स्टेटस क्या है? नॉन जस्टिसएबल, कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट, वी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, गेट इट एड्रेस्ड। मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन करता है, ये सब स्टेटमेंट में आ सकता है। ठीक है, मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन। मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हम लोग ये कीवर्ड्स वहां पे यूज कर सकते हैं। रेफरेंस इन डीपीएसपी क्या क्या है? तो इसका रेफरेंस डीपीएसपी में है आर्टिकल 29 एजुकेशन ड्यूटी लिंक्ड, ये वाला। इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर सिटीजन्स, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स यहाँ के सिटीजन्स है ही नहीं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज उन पे क्यों झूठ मूठ का इन्फोर्स करें? अप्लाइज टू ऑल एजेस ग्रुप, ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट चाइल्ड एजुकेशन ड्यूटी। सब एज के लिए, सब एज ग्रुप के लिए ये एप्लीकेबल है। बैलेंस्ड विद फंडामेंटल राइट्स, एससी रूलिंग कंसीडर ड्यूटीज व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एससी की रूलिंग, इसको रिफर कर सकती है, यहाँ से भी कुछ इंटरप्रिटेशन वो निकाल सकती है। और जुडिशियल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। रंगनाथ मिश्रा केस 2003 में, 2003 में, ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट मस्ट बी बैलेंस्ड। मतलब आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं क्लेम कर सकते हो, उसके साथ आपको सिविक एंड मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटीज जो है वो भी आपको फॉलो करना होगा एज ए गुड सिटीजन। ठीक है, एम्स स्टूडेंट यूनियन केस 2001 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी ड्यूटीज इन्फोर्सिबल थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस ड्यूटी को इन्फोर्सेबल या ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी कर सकती है। एमसी मेहता केस 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपहेल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ड्यूटी, कि इन्वायरमेंट को बचाना है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे कोर्ट कर सकते हैं इस केस को। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, चेक्स अनरिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स यूज मिस यूज। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स का मिस यूज कर रहे हैं, प्लस उनको याद दिलाना होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। ठीक है, गाइड्स पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग को गाइड करता है। लाइक इन्वायरमेंटल लॉज, बेसिस फॉर द लॉज, लॉज का बेस है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, जो इस पे लॉज पार्लियामेंट लॉज भी लेके आई है, जो पहला नंबर में ही यहाँ पे रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग्स एंड एंथम, जो सिनेमा हॉल में
नेशनल एंथम जो पढ़ा जाता था उस समय, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे हो गया। यूपीएससी फोकस एरिया क्या है? यूपीएससी ज्यादा फोकस करती है 42nd अमेंडमेंट और 86th अमेंडमेंट, जो चेंजेस लेके आई। नॉन जस्टिसबिलिटी के बारे में डिस्कस करती है, ड्यूटी वर्सेस राइट, फ्लैग बर्निंग केसेस जो हुआ था, और सोन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन है। तो ये सब फैक्चुअल चीजें याद होना चाहिए एटलीस्ट। इतना सारी चीजें तो पता होनी चाहिए हमें फंडामेंटल ड्यूटी से। दो तीन केसेस जो है जो हमने यहाँ पे बोला, रंगनाथ मिश्रा, फिर एम्स, फिर एमसी मेहता केसेस। चलिए आगे चलते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग नहीं देखे थे। इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, पार्ट 18, आर्टिकल 352 टू 356, 352, 356, 360, 358 और 359। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी तीन तरह का होता है, 1 2 3। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, उसको प्रेसिडेंट रूल भी करते हैं, और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लागू किया गया है सिंस इंडिपेंडेंस। नेशनल इमरजेंसी के बारे में, फिर उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी एक एक करके हम लोग देखते हैं। ग्राउंड्स क्या है? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन, ये दो कंडीशन पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड पहले था, जो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी 1975 में लगी थी, जो 1977 तक चली थी। तो उस समय जब लगा था तो वो इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को बेसिस बना के लगाया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के उसकी जगह आर्म रिबेलियन को रिप्लेस कर दिया गया, बिकॉज दिस हैज वेरी वाइडर इंटरप्रिटेशन। कुछ भी इंटरप्रेट करके इसको लगाया जा सकता है। क्या चीज चाहिए इसको लगाने के लिए? कैबिनेट का रिटेन रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। और अप्रूवल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई एक सेशन में नहीं है। तो जब भी हो जाए पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, जब भी वो आए सेशन में, तो विद इन 1 मंथ सिंपल मेजोरिटी से इसको सेकेंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी। ग्राउंड क्या है? किस ग्राउंड, किस बेसिस पे आप सर, करोगे? हाँ। हम्म। विशेष विशेष बहुमत है सर, थोड़ा सिंपल जोर से मेजोरिटी बोलिए, नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए। विशेष विशेष बहुमत है सर। विशेष मोहब्बत है। तो हमें यस लगता सर। है तो हमें लगता है कि यहाँ पे अप्रूवल अप्रूवल का नहीं होगा। 1 मंथ मुझे याद है, तब अप्रूवल में विशेष हो जाएगा, और क्वैस यहाँ पे वर्ड यूज कीजिए। इसको हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और इसको 1 मंथ हटा दीजिए, यस सर। ठीक है। अब ये सही हो गया। चलिए, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैसनरी, जैसे मान लीजिए गवर्नर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, तो ये लगाया जा सकता है। अप्रूवल यहाँ पे भी देखिए क्या सही है कि गलत है या मिस प्रिंटिंग है। पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, सिंपल मेजोरिटी। ये तो सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे सही लग रहा है मुझे। ठीक है दो सर। मंथ के अंदर में इसको रेटिफाई करना होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल तक ही लगाया जा सकता है, और हर 6 महीने पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए इच टाइम। हर बार 6 महीने पे पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा, और मैक्सिमम 3 सालों तक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी लगा नहीं है, और उसके बारे में कुछ है भी नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या थ्रेट टू इंडियाज क्रेडिट, मान लो जैसे नाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1990s में, तो उस समय भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी सिनेरियो नहीं आई है, तो नहीं लगा है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में है, इनिशियली फॉर 6 मंथ, पहले बार में जो लगेगा वो 6 महीने तक लगेगा, और कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब इसमें कोई ईयर का नहीं मेंशन है, और हर 6 महीने पे अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू इसमें 38 अमेंडमेंट जो लाई थी, जैसे 42nd अमेंडमेंट से पहले 38 आता है, यानी जो गवर्नमेंट उस समय इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय उन्होंने अमेंडमेंट में ये कहा था कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन होगा, फाइनल होगा, ठीक है, वो इमरजेंसी को लगा भी सकती है। लेकिन 44th अमेंडमेंट आया तो इस चीज को चेंज कर दिया गया, और बोला गया कि मेड इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट पाती है कि ये विम्स एंड फैंसी के मतलब के अंतर्गत लगाया गया था, जो मन में आया, सो कोई बेसिस नहीं था, वो जुडिशियल रिव्यू स्क्रूटनी करके उस ऑर्डर को क्वैश कर सकती है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के क्या 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 इफेक्ट होते हैं?
सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट्स पे पूरा सेंट्रल का कमांड हो जाता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट डायरेक्ट लॉ बना सकती है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाती है जो रेवोकेशन। इसको कैसे खत्म करना है नेशनल इमरजेंसी को, बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम। लगाने में काफी डिफिकल्टी वाला क्लोज वगैरह लगाया गया है, लेकिन इसका रिवोकेशन मतलब इसको खत्म करना हो, प्रेसिडेंट कभी भी एनी टाइम कर सकते हैं। लोकसभा कैन पास इसके लिए रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करना। ऊपर में कुछ मिस्टेक है ना। तो लोकसभा कैन पास रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजोरिटी, और लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या है इसके लिए, एस आर बोमाई केस 1994 में, लिमिटेड मिसयूज ऑफ आर्टिकल, लिमिटेड मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू में लाया। और एक एक है मुझे जो याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो बिहार से केस है, किसी को याद है? लिमिटेड मिसयूज ऑफ, लिमिट कर दिया, ये डी हटा दीजिए, लिमिट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 के मिसयूज को, और जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत इसको ले आया। चलिए आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे, माइंड से मिस हो रहा है। मिनर्वा मिल्क केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाइज, वही जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट देखी कि पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट और जुडिशियल रिव्यू लगाया गया। 44th अमेंडमेंट के थ्रू कुछ सेफ गार्ड्स लाए गए। वो क्या क्या सेफ गार्ड है, एक तो सबसे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबिलियन करा गया, और इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, कोई भी जाके चैलेंज कर सकता है कि ये जो इमरजेंसी लगा है ये गलत आधार पे लगा है, गलत बेसिस पे लगा है। ठीक है। और रिक्वायर्स कैबिनेट रिटेन रिकमेंडेशन, कैबिनेट्स का रिटेन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद ही लगेगा। ठीक है, रिटन प्रूफ होना चाहिए। और इंटरनल डिस्टर्बेंस रिप्लेस्ड विद आर्म्ड रेबेलियन, ये जो मैंने बोला। तो इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल 358 और 359 को इसमें भी ऐड कर लीजिएगा, पेज नीचे खाली है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, इसको काफी अच्छे से होलिस्टिकली हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली भी चीजें हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग तो बोलिए। ऐसे ही जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कितना मिनट हो गया, 30 मिनट भी नहीं हुए, और 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में जब मैं 3 चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर ले रहा हूँ, और जो कि मैं अभी ज्यादा अच्छे से पढ़ भी नहीं रहा हूँ, आपका एग्जाम है तो आप मेरे से ज्यादा से अच्छे से पढ़ोगे, तो आप 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। आधे घंटे में 5 चैप्टर, 1 घंटे में 10 चैप्टर, 2 घंटे में 20 चैप्टर, ऐसे एक्टिव रिवीजन। जैसे मैं थक गया तो पानी पी लिया, आप उठ के 2 मिनट का वॉक कर लो, फिर आधे घंटे पढ़ो, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चीजें कवर होगी। इसको बोलते हैं एक्टिव रिवीजन। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 पार्ट 20 में। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है। एक सिंपल मेजोरिटी होता है, स्पेशल, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, फिर जो भी स्पेशल मेजोरिटी होता है वो आर्टिकल 368 को भी अमेंड करती है। फिर तीसरा स्पेशल मेजोरिटी जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, प्लस 28 स्टेट है अभी इंडिया में, तो इसका इसका आधा क्या होगा, 14+1 = 15 स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए हमें। सिंपल मेजोरिटी जैसे एडमिशन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जब मैं स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, तो जब ये मैंने पढ़ा ना, एडमिशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि स्टेट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी इसको सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 2 और 4 में है। एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आर्टिकल 169 में मेंशन है, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से। सेकंड शेड्यूल प्रोविजंस को भी सिंपल मेजोरिटी से। पार्लियामेंट के कोरम इन पार्लियामेंट, ये भी सैलरीज ऑफ एमपीज, ये सब सिंपल मेजोरिटी से। ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है, अपनी सैलरीज को सिंपल मेजोरिटी से कर रहे हैं, और पूरा हाइक चल रहा है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको एग्जांपल से समझेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं।
2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन प्रेजेंट इन वोटिंग, इसको बाद में अभी जस्ट अगले स्लाइड में देखेंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये दो तरह का, जो स्पेशल मेजोरिटी होता है दो तरह का, एक तो ये हो गया और ये दूसरा हो गया 2/3। और यूज फॉर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आगे देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, जस्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड व्हेन अमेंडमेंट अफेक्ट्स स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को करना हो जैसे आर्टिकल 54, 73, 162, 241, जिसमें स्टेट का भी स्टेक इन्वॉल्व हो, वैसी चीजों के लिए स्टेट रेटिफिकेशन। ये स्पेशल मेजोरिटी तो होगा ही, ये सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये सेम प्रोसीजर होगा, प्लस 15 स्टेट्स का हाँ कहना जरूरी है, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। जब भी 15 स्टेट्स हाँ कह देंगे और 15 स्टेट के पास भेजा गया गैजेट में प्रकाशित करके, तो 15 स्टेट्स ने जवाब दिया, 16, 17 और 28 तक बात गई भी नहीं, फिर भी ये पास हो जाएगा। जुडिशियरी चैप्टर को अगर अमेंड करना हो तो हमें ये अमेंडमेंट लगाना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ये लगाना है। 7 शेड्यूल की बात हुई तो ये अमेंडमेंट चलेगा। आर्टिकल 68 को ही अमेंड करना हो तो ये अमेंडमेंट हमें चाहिए, और रिक्वायर्स 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर टू रेटिफाई। आगे देखिए, अमेंडमेंट प्रोसेस, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, किसी भी दो हाउस में, दोनों में से किसी हाउस में, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में अमेंडमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। और प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, कैन नॉट विथ होल्ड, प्रेसिडेंट अपने साथ कोई भी डिस्क्रेशन, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये सब यूज नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, मस्ट। स्टेट कैन नॉट इनिशिएट अमेंडमेंट्स, स्टेट असेंबली में अमेंडमेंट का कोई चक्कर नहीं है, कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो क्लैरिटी यहाँ पे रखनी है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से क्या रिलेटेड है, केशवानंदा भारती केस 1973, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, जो है एग्जांपल जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब बेसिक, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया सुप्रीम कोर्ट, उसको पार्लियामेंट अल्टर नहीं कर सकती है। ठीक है, या उसको डिसफिगर नहीं कर सकती, अमेंडमेंट कर सकती है, उसको इनहेंस भी कर सकती है, लेकिन डिसफिगर नहीं कर सकती है, पावर नहीं छीन सकती है। लेटर इसी चीज को मिनरवा मिल केस 1980 में और वोमन राव केस 1981 में इसको इम्फोसाइज करी है सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, 42nd अमेंडमेंट मोस्ट कम्प्रिहेंसिव, 44th अमेंडमेंट अनडिड, ये इंपॉर्टेंट है। अनडिड करा यानी अंडू, मतलब जो भी मैंने करा, जैसे मैंने ये करा फिर इसको अंडू कर दिया, अंडू मतलब, और इसी का वर्ब फॉर्म बी टू फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है अनडिड। सम 42nd अमेंडमेंट चेंजेस, 73rd एंड 74th लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड 101st जीएसटी। अब जीएसटी को अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट प्रोसीजर लाना होगा, बताइए तो माइक ऑन करके। थर्ड वाला, स्टेट रेक्टिफिकेशन। थर्ड वाला, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यूपीएससी फोकस एरिया क्या क्या है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी व्हेन दे अप्लाई, वो यूपीएससी फोकस करती है। केसेस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, विच अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन, ये यूपीएससी पूछती है। प्रेसिडेंट रोल, रोल इन अमेंडमेंट प्रोसीजर, कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स यहाँ पे प्रोसीजर, एग्जांपल, और यहाँ पे नंबरिंग के साथ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि सिंपल में क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी फॉर पार्लियामेंट आउटसाइड आर्टिकल 368, क्लियर करना है कि सिंपल मेजोरिटी जब भी सिंपल अमेंडमेंट, ओरिजिनरी अमेंडमेंट जो भी होगा वो आर्टिकल 368 को टच नहीं करेगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, सिंपली हो जाएगा। प्रोसीजर क्या होता है, पास्ड बाय मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और टोटल मेंबरशिप नोट नीडेड, जितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल सब, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एग्जांपल के तौर पे सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि स्टेट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया, कभी भी डिसफिगर कर सकती है, तो एग्जांपल के रूप में इसको समझिए। और
इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। सपोज 400 मेंबर है प्रजेंट इन लोकसभा। प्रजेंट पी से प्रजेंट दिखाते हैं, ठीक है। जिसमें से 201 चाहिए हमें 50%, 50%, और उससे ज्यादा थोड़ा सा। तो 400 का 50% 200, और 1 चाहिए ज्यादा, तो 201 नीडेड, मोर देन हाफ। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्लैरिटी है। यानी 400 लोग प्रेजेंट है टोटल, 545 सीट्स है लोकसभा में, जिसमें से 400 लोग उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए, वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमें अमेंडमेंट करना है कुछ। अभी हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, टोटल 545 कैपेसिटी है, लेकिन 400 लोग ही उपस्थित हुए, प्रेजेंट 400 लोग हुए, जिसमें से हमें 50% ही मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट और वोटिंग। 201 लोग अगर हाँ कर देंगे, वोटिंग हाँ में कर देंगे, 50% वन, तो ये दिस स्टैंड्स अमेंडमेंट, अमेंडेड, स्टैंड्स अमेंडेड, यानी ये अमेंड हो गया, कल गैजेट में प्रकाशित हो जाएगा। और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी ऐड करनी है एक पॉइंट, तो और सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है। ये समझ में आया? तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। यस सर। है किसी को कोई यस सर। दिक्कत या फिर से बताएं? एक बार फिर से बताते हैं। लोकसभा में लोकसभा में 545 सीट है, लेकिन अब स्कूल में 30 विद्यार्थी हैं, 30 स्टूडेंट है, तो 30 के 30 नहीं जाते हैं, दो तीन तो अब्सेंट ही रहते हैं, बीमारी ये वो, घर नाना दादा दादी के यहाँ जाते हैं। तो 545 सीट से टोटल, कुछ एमपी दूसरे स्टेट में दौरा कर रहे हैं कहीं और, या फॉरेन टूर पे या कहीं भी हैं, तो 400 लोग उपस्थित हुए। और आज का एजेंडा है, एजेंडा ये है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करना, इसमें कुछ कुछ ऐड कर। 400 लोग आए हैं, तो 400 का 50% 200, और इससे ज्यादा चाहिए यानी +1, यानी 201 लोग अगर वोटिंग कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। जितने लोग उपस्थित हैं उसका 50% +1, जितने लोग उपस्थित हैं, ठीक है। और एक वर्ड जो यहाँ पे आया है मेंबरशिप का, टोटल मेंबरशिप का मतलब है ये मेंबरशिप जो आपको देख रहे हो हाईलाइट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है 545 का 50%, या 2/3 बोलेंगे तो 545 का 2/3, 110 बोलेंगे तो 545 का। मेंबरशिप मतलब टोटल का टोटल। ये दो वर्ड समझना है। परजेंट एंड वोट, परजेंट एंड वोटिंग का मतलब कुछ और होता है। 500 में से 400 लोग, 545 में से 400 लोग आए, यानी परजेंट इतने हैं, और इसमें से लोग वोटिंग करेंगे 400 में से, ठीक है। तो 201 वोटिंग करें तो पास हो गया। परजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये। अगर यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करेंगे, टोटल मेंबरशिप, मतलब पूरे सदन की सदस्यता, मतलब लोकसभा की सदस्यता टोटल कितना है, 545। इसका 50% बोलेंगे, और इसका 50%, दो से डिवाइड करिए, दो दूनी 4, 73, ठीक है। दो दूनी चार, दो सौ 14, और दो दूनी चार, 72, यानी 73 लगभग में, ठीक है। तो इतने लोग चाहिए, तो ये टफ होता है। और प्रजेंट एंड वोटिंग वाला जो सिस्टम होता है ऑर्डिनरी वाला, ये थोड़ा इजी होता है अमेंड करने का, ठीक है। 300 लोग आए, जिसमें से 151 लोग वोटिंग कर दिए, 151 लोग वोटिंग कर दिए, तो हमारा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम लोग चाह रहे हैं अभी बैठ के अमेंड करना, तो ये अमेंडमेंट हो जाएगा। चलिए, इतना काफी है समझने के लिए, आगे और भी आएगा तो क्लैरिटी आएगी। सर डाउट तो है। हाँ, पूछिए। सर जैसे कोई प्रेजेंट है बट वो मतलब न्यूट्रल है ना, तो नोज बोल रहा है ना आइस बोल रहा है, तो वो भी काउंट होगा इसके अंदर? तो 400 लोग प्रेजेंट है ना, एक नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ पे 200 ही ले रहे हैं ना, इसमें से 200 लोगों को तो हटा ही दिया जा रहा है, तो वो इसमें नहीं आएंगे, जो वोटिंग करेंगे वही आएंगे ना। 400 लोग प्रेजेंट है।
उसमें से नहीं है तो उसको नहीं ले रहे हैं। जो 200 लोग आ रहे हैं +1, उसी को ले रहे हैं, वो नहीं है। चलिए, तो पहला वाला क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। दूसरा वाला स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अंडर 368, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। पहला कंडीशन तो ये हो गया, टोटल मेंबरशिप। थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा उतना ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मैं एग्जांपल के साथ आया हूँ तो समझ में आएगा। टोटल मेंबरशिप मतलब 545 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन साइन दिख रहा होगा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। पहले आप हमें ये बताइए, 1/2 बड़ा होता है या 2/3 बड़ा होता टू बाई थ्री सर। है? हाँ, 2/3। 2/3 बड़ा होता है। ठीक है, इसको जैसे जैसे मान लीजिए यही आ गया, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 2 2 4, जिसके ऊपर ज्यादा होगा वो बड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 2/3 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे तो टोटल मेंबरशिप का हो ही गया, और बोल रहा है 2/3, और यहाँ पे बोल रहा था 201 वोट्स नीडेड, यानी 1/2। तो यानी ये और डिफिकल्ट फिफ्टी बना, प्लस वन। ये और डिफिकल्ट बना दिया। 2/3 मेंबर्स वहाँ पे, 1/2 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पे 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये यहाँ पे दूसरा लाइन जो हमने पढ़ा ये वाला, पहला तो पढ़ा ये वाला टोटल मेंबरशिप, तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लिखा। फिर उसके बाद बोल रहा है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन इन ईच हाउस सेपरेटली, तो सेपरेट सेपरेट ही होता है। तो ये टफ हो गया ना, टफ हो गया। फिर उसके बाद हम बैठे हुए हैं ईडब्ल्यूएस को, आज हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं ईडब्ल्यूएस में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, कि 10% को बढ़ा के 12% कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल बैठे हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो 545 है, 545 है यहाँ पे देखिए। लोकसभा में 545 है, मेजोरिटी हमको कितना चाहिए, जो हमने निकाला था उस समय 273 चाहिए। अब 545 आए चाहे नहीं आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार जो बनाती है तो वो मैजिक नंबर क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद टीवी स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे कौन सा नंबर फ्लैश होते रहता है, मैजिक नंबर क्या होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए? 273। बीजेपी को कितना वो आया था सीट? 240 या 241, मान लेते हैं 240 आया था। 33 सीटें कौन दिया? टीडीपी एंड नीतीश चाचा। समझ में आया? यस सर। तो मैजिक नंबर क्या होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट में? तो बीजेपी लेके आई थी 240 सीट्स, और 33 सीट्स दो पार्टी मिलाकर दे दी, टीडीपी एंड नीतीश का जो क्या है, नीतीश चाचा का कौन सा है, आर आर क्या है, जेडीयू सर, जनता दल जेडीयू। यूनाइटेड। हाँ, टीडीपी एंड जेडीयू दोनों मिलके 33 सीट्स का समर्थन दे दी, मैजिक नंबर हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, वक्फ बोर्ड को हटाना है या कुछ अमेंडमेंट करना है। 545 से हमको मतलब नहीं है, मान लो हम ही गवर्नमेंट इन पावर है, हम लोग सारे लोग गवर्नमेंट इन पावर हैं, तो हमें अपोजिशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो आए चाहे नहीं आए उनसे मतलब नहीं है। हम मेरे जो मेंबर्स के लोग हैं सबको इंस्ट्रक्ट करेंगे हम कि कल पार्लियामेंट पहुंच जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ला रहे हैं हम लोग, और स्पेशल मेजोरिटी विद टोटल मेंबरशिप चाहिए। जो नहीं आएगा डर से आएगा, नहीं तो रिजेक्ट हटा दिया जाएगा पार्टी से। 273 चाहिए, इसी को बोलते हैं टोटल मेंबरशिप। 545 का वहां पे तो इजी था, 400 आए 300 आए कुछ मतलब नहीं है उसका, 400 आए भी तो इसका 50% चाहिए, 300 भी आए तो इसका 151 चाहिए था। सिंपल मेजोरिटी से हम पास करा ले रहे थे, लेकिन सर यदि बात जो आई। दो पार्टी मिलके मेजोरिटी में आई हैं, तो यदि उनमें से एक पार्टी या दोनों पार्टी अलग हो जाए, तो सर जो अभी सरकार है वो गिर जाएगी, तो फिर री हाँ, इलेक्शन सरकार होगी गिर क्या होगा जाएगी, सर? इस नंबर से जहां नीचे जाएगा सरकार हट जाएगी। दोनों टीडीपी जो है, टीडीपी नायडू साहब की, और जेडीयू हमारे चाचा जो है, ये दोनों में से कोई भी चले जाएंगे तो पार्टी कल ही आज ही रात में चली जाएगी, तो सरकार फिर आज उसके रात में बाद ही। सर
प्री इलेक्शन वगैरह क्या होगा फिर उसके बाद से? फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बुलाएगा फ्लोर टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट में देखा जाएगा क्या होगा, नहीं होगा तो फिर से इलेक्शन होगा विद इन 6 मंथ। ओके। ठीक है। तो अभी उधर नहीं जाना, अभी यहाँ पे रहना है और इसको चीज को समझना है। टोटल प्रेजेंट इन वोटिंग कहने का मतलब है भैया कि 300 लोग आए, हमको 151 मिल गया वोट, हम स्टेट रिओर्गेनाइजेशन में अमेंड कर दिए। लेकिन बात जब आएगी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखने का उस पार्ट को, तो हमें टोटल मेंबरशिप यानी 545 टोटल मेंबरशिप है, उसका 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेने जा रही है, तो गवर्नमेंट का जो मैजिक नंबर है टोटल, जो गवर्नमेंट के नंबर है, इसीलिए यहाँ पे सरकार को डिसीजन, जैसे मान लो बैसाखी पे सरकार चल रही है, यानी मान लो टीडीपी और जेडीयू दे रही है, तो गवर्नमेंट अगर बीजेपी का सीट्स 320 रहता तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी बैठेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर देंगे। 273 चाहिए नंबर, जो ऑलरेडी 320 में से कोई भी 273, कोई फोन करेगा सर हम तो नहीं आ रहे लेकिन वो चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 273 है तो सबको आना मजबूरी है वोटिंग करने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि इन ईच हाउस सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस को 10% से बढ़ा के 12%, या हम चाहते हैं कि 10% से घटा के 5% करना, तो वो यहाँ पे संभव है। समझ में आया ये चीज? अब थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो कि 500 आर प्रेजेंट, इसका 500 का 2/3 कितना हुआ? 334। ये चाहिए हमें अमेंड करने के लिए। और राज्यसभा में 245 है, और उसका मेजोरिटी 123 चाहिए, 50%। ठीक है। इसी तरह अगर 220 प्रेजेंट है तो उसका 2/3, 147 चाहिए वोट्स नीडेड। समझ में आया? अब चलते हैं, ये समझ लेने के बाद अब अगला चलते हैं, इसके साथ बस ये समझ में आ गया तो प्लस 50% स्टेट का यहाँ पे कर लेंगे, जो कि 15 स्टेट होता है, 28 स्टेट है तो 14 + 1 स्टेट चाहिए रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई उतना टफ भी नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी ये वाला हम लोग पढ़ ही लिए हैं, साथ में जोड़ दो सेम स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये कौन सा 101st अमेंडमेंट एक्ट, जीएसटी को एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, समझने में आसानी हो, जीएसटी को अमेंड करना, तो फिर ये अमेंडमेंट चाहिए। सेम वोटिंग इन पार्लियामेंट इज एबव, जो ऊपर में वोटिंग के बारे में बात हुई है, और रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ 28 स्टेट्स, मिनिमम 15 स्टेट्स नीडेड टू अप्रूव। ये 3 चीजें हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, हो जाएगा, मैंने काफी हद तक समझाया आपको। ओरिजिनरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, 300 आया, 400 आया, 500 आया, उससे मतलब नहीं है, उसका 50% + 1, यानी 50% से एक ज्यादा वो वोट कर दे तो ओरिजिनरी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे अमेंड कर देंगे। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना हो, आर्टिकल 368, और एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% से लेके 12% या 15% करना चाहते हैं, या घटा के 5% करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। तो टोटल मेंबरशिप 545, इसका 2/3 273, इतना वोटिंग हमें चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग, मिनिमम इतना चाहिए। इसी तरह राज्यसभा, और प्लस फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करना हो, जैसे मान लेते हैं जीएसटी एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, तो ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 15 स्टेट्स। कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है कि 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, जब भी 15 स्टेट पूरा जाएगा। मान लो एक स्टेट, लगातार एक स्टेट से स्टार्ट हुआ नॉर्थ से साउथ, 15 स्टेट कंप्लीट हो गया, बाकी के पास जाए चाहे नहीं जाए उससे मतलब नहीं है, जो अपना कोटा था वो पूरा हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड, ये मान लिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। सर इसके यहाँ पे अंदर थोड़ा सा यूटीज नहीं आएगा? यूटीज तो लिखा हुआ नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे यूटीज नहीं आएगा। जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होगा जिस यूटीज में, जैसे दिल्ली, तो उसको मान सकते हैं। इस पे मैं नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ, मैंने सोचा भी नहीं ये पॉइंट, आप देखना जब रिवाइज करना हमें भी बताना। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ हो तो थोड़ा सा और डीप जाना, या ग्रुप में मैसेज करके बताना आप। सर अज्यूम किया जाए तो यूपीज डायरेक्टली
सेंटर के ही उसमें पावर में रहते हैं, तो स्टेट वहाँ हाँ, पे तो इस पे मैंने सोचा नहीं। अच्छा, वैलिड, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं देखूंगा इस पे। सर एक और डाउट है। हम्म। सर टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ये सेम ही है या डिफरेंट? नहीं, आवाज कट गया, फिर से बोलिए। सर टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ये सेम ही है या अलग अलग कम? हाँ, नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा ये है कि जैसे 545 है, ठीक है, 545 है, तो क्या होता है कि मेंबरशिप मेंबरशिप और स्ट्रेंथ, ठीक है। मेंबरशिप जो अभी करंट में एक्टिव है, करंट में एक्टिव है, जैसे हो सकता है 545 में किन्हीं का डेथ हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ तो 545 है। किसी का डेथ हो गया, कोई रेजिग्नेशन दे के चले गए, ठीक है, कोई रिनाउंस कर दिया, अपने पूरा एमपी पद से ही छोड़ दिया उन्होंने। मान लो ऐसा केस होके हमारे पास 10 सीट्स ऐसे खाली हो गए, किसी का डेथ हो गया या ऐसे करके, तो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ तो 545 था, लेकिन माइनस इसमें से 10 हटा देंगे, तो टोटल मेंबरशिप जो अभी एक्टिव है हमारे पास वो 535 है। मेंबरशिप हो जाएगा एक्टिव वाला, लेकिन स्ट्रेंथ हमारा 545 ही रहेगा। स्ट्रेंथ तो 545 है ना, ठीक है। इसको एक लाइन में समझते हैं। फॉर सिंपल मेजोरिटी ओनली दोज प्रेजेंट इन वोटिंग मैटर्स, एक लाइन में याद रखना है, समराइज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी ओनली दोज प्रेजेंट इन वोटिंग को कभी भी आप ऐसे लिखना। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या मैटर करता है, यू नीड बोथ, दो दो चीज इसमें आ जाता है। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जो टोटल मेंबरशिप अभी 5, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनारियो लेके कि 535 ही है अभी, ठीक है, 535 टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग। मान लेते हैं जितने भी लोग होंगे, मान लेते हैं 400 लोग प्रेजेंट होंगे, उसका 2/3 चाहिए हमें। मान लेते हैं 399, कैलकुलेट करने में आसानी होगी, तो 3 1 3, 339, यानी 266 वोट चाहिए हमें। पहले 1/2 वोट चाह रहे थे यहाँ पे, 1/2 यानी हाफ ऑफ द वोट। अब यहाँ पे 2/3 वोट चाहिए हमें, 266 वोट चाहिए। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड जो प्रेजेंट इन वोटिंग है उसका 2/3 चाहिए, 2/3, 266 वोट्स। और तीसरा नंबर में ये एक लाइन में याद रखना है कि रेटिफिकेशन केसेस में आफ्टर पार्लियामेंट से अप्रूवल 50% ऑफ स्टेट असेंबली मस्ट ऑल्सो पास इट। स्टेट का भी 50%, यानी 28 स्टेट है तो इसका आधा हो गया 14, और इसमें एक ज्यादा यानी 15 स्टेट्स के रेटिफिकेशन हमें चाहिए। स्ट्रेंथ, ये अच्छा क्वेश्चन था। स्ट्रेंथ यानी 545, इसमें से बहुत सारे लोगों की देहांत हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं, या बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं, लेकिन करंट करंट में जो एक्टिव मेंबर्स हैं हमारे पार्लियामेंट में, एमपीज, वो 535 है, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग। 535, तो ये टोटल मेंबरशिप हो गया, स्ट्रेंथ 545, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे बस यही समझना है कि जब भी स्पेशल मेजोरिटी की बात होगी वहां पे दो कंडीशन आ जाएगा, पहला और दूसरा। पहला की मेंबरशिप की बात हो रही है, और जितने लोग प्रेजेंट होंगे उसका 2/3, ये थोड़ा सा टफ है। एक तो सब मेंबरशिप आएंगे, फिर उसके बाद जितने भी लोग आएंगे 2/3, यहाँ पे 400 का 201 लाना काफी इजी है, ठीक है, 50% काफी इजी। लेकिन 2/3 लाने का मतलब कि गवर्नमेंट क्वेश्चन में आ जाएगी, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रही है, और उसका जो मैजिक नंबर 273 है वो फुलफिल होना चाहिए। उससे ये भी फ्लोर टेस्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो पावर में है उसके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो ये यहाँ पे हो गया समाप्त, और आगे देखते हैं सर क्या हमारे बचा। यहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी के केस में वैकेंसी माइनस होगी ना? या फिर से बोलिएगा। सर हम जो स्पेशल मेजोरिटी में जो मेजोरिटी यूज कर रहे हैं उसमें एक मिनट, वैकेंसी माइनस होगी ना? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, इनको रिमूव करने दीजिए पहले। कौन था, किनका माइक खुला हुआ था, नाम बताइएगा। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो स्पेशल मेजोरिटी में मेजोरिटी यूज कर रहे हैं उसमें वैकेंसी माइनस होगी वही मेंबर्स।
आपके Am I आपके audible? बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से बोलिएगा, धीरे धीरे। सर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हम लोग जो स्पेशल मेजोरिटी में मेजोरिटी यूज कर रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मेंबरशिप यूज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ यूज करके कोई फायदा नहीं है ना, ये तो कॉमन सेंस है ना दरवेश, ये देखो। तो जब हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं 445 जिसमें से देंथ अभी वैकेंसी भी होती है, कुछ वैकेंट हो जाते हैं सीट्स जो रिनाउंस कर दी हैं। तो जब स्ट्रेंथ हमारे पास है ही नहीं तो हम उनके भूत से क्या वोटिंग करवाएं। जो एक्चुअल में मेंबरशिप है, मेंबरशिप में जितने लोग हैं वही वोट करेंगे ना, ये लॉजिक है। स्ट्रेंथ की बात ही नहीं, स्ट्रेंथ वर्ड यूज एक्चुअली ही मेरा नहीं किया। पीवाईक्यू रॉन्ग हुआ था ना सर, इसके लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैं क्लियर कर रहा स्ट्रेंथ वो मेंबरशिप की जगह ये वर्ड एक्सचेंज कर दिया होगा, भारतीय। हाँ, माइक किसी का ऑफ नहीं होना, ऑन नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन करिए, माइक ऑन करिए, डिबेट करिए, डिस्कस कीजिए। हाँ, तो वो रिप्लेस कर दिया होगा वर्ड मेंबरशिप से स्ट्रेंथ को, तो वो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। लेकिन आप ये सोचिए, अगर वो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो एक्टिव है ही नहीं, उसमें से 10 लोग नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा ना, 10 लोग तो घाटा भी हो सकता है, 10 लोग है ही नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट बोलेगी 10 तो मेरे पास है ही नहीं है, तो टोटल मेंबरशिप का करो। जैसे जितने लोग एक्टिव रहेंगे वही वोट करेंगे ना, सिंपल सा है। और था। किसी को कोई प्रॉब्लम? और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इससे रिलेटेड? सर जैसे कोई सदस्य सर इस्तीफा दे देता है तो क्या दल बदल के अंदर क्या आता है वो? इस्तीफा दे देता है तो दल बदल? के अंतर्गत आता है कि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता? नहीं, वो दल बदल में क्यों जाएगा, इस्तीफा दे दिया, अपना पर्सनल रीजन से इस्तीफा दे दिया तो दे दिए इस्तीफा। तो उसमें दल बदल इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है। एकदम चीजों को सिंपल रखिए। मान लीजिए हम ही एमपी, हम पर्सनल रीजन से इस्तीफा दे दिए, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट बिल लेके आई है और मैं अगेंस्ट में हूँ, और लेकिन मैं रूलिंग पार्टी से हूँ, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट में हूँ तो मैंने रिजाइन दे दिया, हो गया, बात खत्म। मतलब मैं सहयोग नहीं करता हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमें चुन के भेजे हैं, और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग बोल रहे हैं कि ये जो बिल गवर्नमेंट आपकी जो सरकार लेके आ रही है, इससे हमें नुकसान होगा, हमारी इमोशनल क्षति पहुंच रही है। आप ये बात अपने गवर्नमेंट, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं सरकार के पास जाके, मान लो जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्रेटरीज हैं, मैंने उनसे मिला और उनको बताया, ये लीडर ऑफ द हाउस से ही मिला। तो वो बोले कि नहीं, हम लोग तो लेके आएंगे इस बिल को, तो मैंने मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल अकाउंटेबिलिटी लेके मैंने रिजाइन कर दिया, बात हो गई खत्म। और वहां पे एक वैकेंसी भी हो गई लोकसभा में। तो 445, मान लो 440 मेंबर था तो मैं रिजाइन दे दिया, तो 439 मेंबर हो गए। तो इसमें दल बदल के कुछ लेने के देने का कुछ नहीं है। चीजों को एकदम सिंपल रखिए, बेसिक्स रखिए। और बताइए, एक क्वेश्चन जो एक ने करा था कि स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो मेरे भी दिमाग में नहीं है, अगर आपको मिलता है तो फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, लोगों को फायदा होगा, या मैं देखता हूँ उसको। वो वैलिड क्वेश्चन था। मेंबरशिप और स्ट्रेंथ में अंतर समझ में आ ही गया। और बताइए, और किसी को कोई डाउट? सिंपल मेजोरिटी 50% प्रेजेंट इन वोटिंग, दूसरा में है स्पेशल मेजोरिटी, उसमें दो चीज रखना है, एक मेंबरशिप प्लस 2/3 चाहिए। 2/3 चाहिए तो मैं ऑलरेडी आपको बोल ही रहा हूँ कि इस बार का इलेक्शन का रिजल्ट जो आया था, याद करो टीवी स्क्रीन पे कौन सा मैजिक वर्ड फ्लैश होता था कि 272 का आंकड़ा कौन पार करेगा, कौन पार करेगा, कौन पार करेगा। बीजेपी 240 पे लटक गई, और टीडीपी और जेडीयू आपस बाहर से आके 33 सीट्स का इनको समर्थन करा, और उसके बाद गवर्नमेंट बन गई 273। तो इसलिए डिसीजन जब भी बीजेपी लेगी तो टीडीपी को कॉन्फिडेंस में लेगी और जेडीयू को कॉन्फिडेंस में लेगी। अगर 340 रहता, 290 रहता, फिर बीजेपी किसी को नहीं पूछती, चाचा किधर गए और उधर मामा किधर गए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ती। तो हमारे पास जो मैजिक नंबर है 273, इसी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी लाया, बस ये लॉजिक समझना है, क्योंकि सरकार आपकी है, आप जा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, कुछ नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहे हो, तो आप जिस नंबर से आए हो, 273 नंबर से आए हो, आपके पास इतने लोग तो होंगे जो आपको समर्थन करते होंगे, तो इतने लोगों से वोटिंग करवा दीजिए।
सिंपल सा बात है, इसको कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है। 273 चाहिए सरकार बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया, वो बोल रहे हैं कि अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग बना रहे हैं उसको बदलना चाह रही है, और सरकार मतलब लोगों की सरकार, यानी लोग बदलना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो 273 नंबर मैजिक नंबर लेके आए हैं, ये प्लस ये जिंदे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, माइंड उन ठीक होना चाहिए, इन्हीं से वोटिंग करवा लो। और वो 545 का टू थर्ड कितना होता है? 273 होता है। इन्हीं से वोटिंग करवाओ, अगर वोट कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कर दो अमेंड। लेकिन बाद में 340 400 सीट आ जाएगा और कुछ भी सरकार करने लगेगी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को इजाद कर दिया कि ठीक है आप अमेंडमेंट करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बचा के करिए। बस यही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, कॉम्प्लिकेट करना भी नहीं है। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहे हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक अलमीरा होगा, उसमें सोना चांदी रखा होगा, कैश रखा होगा, उसका चाबी किसके पास होगा? जो घर के इंपॉर्टेंट आदमी है उसके पास। अगर मैं जाके उसको नहीं ना खोल सकता हूँ, तुम्हारे फादर मदर सिस्टर ब्रदर वही खोल सकते हैं, बाहर का आदमी गेस्ट तो जाके नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको खोलने के लिए, उससे कुछ निकालने के लिए या उसमें कुछ जोड़ने के लिए 273 का आंकड़ा चाहिए, और वो 2/3 से आता है। तो ये बस यही इतना ही समझना है। ठीक है, बोलिए। अरे कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। डन सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। वो सर अच्छे से क्लियर हो गया। सिंपल सा है, आप खुद सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत बड़ी बात है, उसमें फिर से लिखना, फिर से जोड़ना, या फिर से हटाना घटाना, ठीक है, अमेंड करना। तो उसके लिए तो सेफगार्ड होना चाहिए ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो जो मैजिक जो अभी इलेक्शन इलेक्शन जो हुआ, अभी रिजल्ट जो आया टीवी पे, 272 का आंकड़ा कौन पार करेगा, 272 का आंकड़ा कौन पार करेगा, +1, 273 किसका आएगा, बस आप यही यहीं से क्लियर हो जाएगा। 240 बीजेपी, 33 बाहर से। 273 का आंकड़ा पार हुआ, गवर्नमेंट बना ली। अब 273 को वोटिंग करवाने के लिए, तो इसमें कुछ पीडीपी के भी एमपीज हैं और जेडीयू के भी एमपीज हैं। अगर मान लो अभी वक्फ बिल आया और जेडीयू बोलता है कि नहीं, हमारे जो वोटर हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं करने के लिए, तो ये कभी पास नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें जो जेडीयू के जो भी 12-15 होंगे वो वोटिंग नहीं करते, तो ये कभी पास नहीं हो। ठीक है, क्लैरिटी हो गई, तो हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन बंद करते हैं, लगभग सारा चीज हो गया। और देखा जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा तो और लेके आया जाएगा नेक्स्ट वीक। हम लोग मॉडर्न, एंशियंट, मेडिवल तीनों कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं उसके लिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक की लिस्ट को रिफर करिए, या मैं उसको कल ग्रुप में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीक हम लोग हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत अच्छे से चल रहा है। स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम फेल है, ठीक है, काफी अच्छा है। और कल ब्रेक रखते हैं, मंडे से फिर लगातार 6-7 दिन क्लास चलेगी। ठीक है, और चिल होके पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, नींद अच्छे से लीजिए। जो होना है होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखिए, जब इतना दूर तक आ गए हैं तो 25 दिन, 29 दिन, 30 दिन बचा हुआ है, इसको लूजली नहीं जाने दीजिए, पूरा एकदम फॉर्म रहिए। मल्टीविटामिन लीजिए अगर वीकनेस लग रहा है, ग्लूकोन डी लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ठीक है, हाइड्रेटेड पानी का इनटेक रेगुलर लेते रहिए, उससे ऑक्सीजन फ्लो भी बढ़ता है। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेस फील होता है आप डीप ब्रेथ लीजिए 2-3 बार। ब्रेथ को इनहेल एक्सहेल करिए अच्छे से लंबे समय तक, तो उससे ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, तो फिर दिमाग ठीक से काम करता है। और झगड़ा वगैरह किसी से मोल उल ना लीजिए, अपने को बचा के रखिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, और मार्क्स को लेट नहीं करिए, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो। बस अब ये देखिए कि 2 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अभी से सारा चीज को मेंटेन करके चलिए। वो एमआर भी कल डाल देंगे, बहुत पहले डाला था, तो उसको प्रिंट आउट करवा के उसी पे बबल बबल करिए, एग्जाम लाइक सिटिंग। और टाइमर लगा के कीजिए कि कैसे क्या।
ठीक है। थैंक यू, ध्यान दो। ठीक है। मतलब सेशन और भी अच्छा होता, टाइम मेरा चला जाता है ऑफिस में, थोड़ा सा और हेक्टिक हो जाता है चीजें, तो सेशन और अच्छे से होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और जो मैंने लास्ट सेशन में बात करा था, चैंपियन बैच लेके आ रहे हैं। आप लोग से आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देखो, स्मार्ट नहीं बनने का, ग्राउंडेड रहने का, ग्राउंडेड रहने का, स्मार्ट नहीं बनने का। आप हमें, मतलब जितने भी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइफ तो चलती है और चलती रहेगी, आपकी भी चलती रहेगी, प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। आप हमें 4 महीने सरेंडर कर दो, जितने भी लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, और यूपीएससी उनका मकसद है निकालना है। ठीक है। वो लोग नहीं चाहिए जो एक अटेम्प्ट देके भाग जाएंगे, इधर करेंगे। वैसे लोगों से मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि आपको यूपीएससी किसी भी कीमत पे निकालना है, आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सपना है। आप 4 महीना मेरे को सरेंडर कर दो। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप हम लोग लेके प्रोग्राम उस पे काम कर रहे हैं, और हम लोग टारगेट देंगे, हम लोग आपसे काम करवाएंगे। GS 1 का हर टॉपिक आपसे ही कवर करवाएंगे, हम लोग भी उसमें इनपुट देंगे। GS 2 को फिर करेंगे, फिर GS 3, फिर GS 4 का इथिक्स, टर्मिनोलॉजी, फिर केस स्टडीज, फिर ऐसे, फिर बहुत कुछ करेंगे हम लोग, फिर फैक्ट्स फिगर्स उस पे काम करेंगे। 4 महीना आप मुझे सरेंडर कर दो, जो कोर यूपीएससी एस्पिरेंट है। ठीक है। और फी वगैरह बहुत मिनिमम होगा, यू कैन डू इट ऑन योर पॉकेट मनी, किसी से लेने और फादर घर से भी लेने की जरूरत नहीं होगी। 4 महीने के लिए आप हमें सबमिट कर दो। 4 महीने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, पैसे लेके चले जाओ। ठीक है। 4 महीनों के बाद आपकी प्रिपरेशन को एक नया ऊंचाई तक हम लोग ले जाके छोड़ देंगे। उसके बाद आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लोगे। ठीक है। चार सर। महीने तक आप मुझे सरेंडर कर देना, और हम आपको ले चलेंगे हाथ पकड़ के। क्योंकि अभी क्या होगा ना, प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे, 25 दिन बर्बाद करके बैठ जाओगे। 3 दिन 4 दिन का ब्रेक लो, 1 जून से चीजें स्टार्ट होगी। रिजल्ट आते आते तक पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 के प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का हमारे पास डायरी मेंटेन होगा, फैक्ट्स होंगे। हर टॉपिक को 300 से 400 वर्ड में नोट्स होगा, उसी को रटना है, मेमोराइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और उसी को एग्जाम में लिख कर आना है। वहीं से रिजल्ट आता है, और क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट हो जाता है मेंस में, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से, जो भी इश्यूज हैं बस उसको कवर कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। 150 वर्ड में लिखना है, 30 वर्ड का इंट्रोडक्शन होता है, 30 वर्ड का कंक्लूजन होता है, 60 वर्ड ये हो गया, 90 वर्ड में बॉडी को लिखना है। तो 90 वर्ड में आराम से इतना चीज कंटेंट हम लोग देंगे कि आराम से 90 वर्ड लिख के अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में मार्क्स, एवरेज हम लोगों को बनना है, एवरेज परफॉर्मर। हर जीएस में एवरेज मार्क्स लेके आना है, 100 100 100 100, 300 मार्क्स लेके आना है। GS 3 में ज्यादा आता है तो उसमें 120 30 लेके आना है। एथिक्स में 140 तक हम लोगों को जाना है, ऑप्शनल में 250 से 300 के बीच रखना है। इतना ही मार्क्स, फिर ऐसे में हम लोग को 150 टारगेट रखना है। इतना ही मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप विद इन टॉप 100 रैंक में आ जाओगे। किसी एक सब्जेक्ट में पता चला 4 महीने से पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, और चीज गायब है। सब में एवरेज परफॉर्मर बनना है, और जहाँ पे ज्यादा स्कोर्स आ रहे हैं वहां पे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ज्यादा करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्पल, वर्ड्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको करने में नानी याद आ जाएगी, बट वी विल असिस्ट यू। ठीक है, हम लोग असिस्ट करेंगे 4 महीने के लिए। आप मुझे पर्सनली, मुझे मैं मेंटरिंग करूंगा। 4 महीने के लिए सरेंडर कर दो, 4 महीने के बाद पैसे लेके चले जाना। सेटिस्फाइड नहीं होगे, पीछे मुड़ के देखोगे, तो दैट विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन। जो अभी प्रीलिम्स में अभी जो हाल है ना, अगर मान लो हम 5 महीने से आपको हैंडल किए रहते हैं, हैंड होल्डिंग किए रहते हैं, तो अभी ज्यादा अच्छे सिनेरियो में रहते हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है अभी। और अभी भी टाइम है, काफी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन मेंस का जो अभी रिजल्ट आने वाला है प्रीलिम्स के बाद, वो 25 दिन बर्बाद मत करना। नहीं भी होना तो अच्छे से अपने से खुद से पढ़ना, और मैं सबके साथ अवेलेबल हूँ। ठीक है। तो यस विद सर। दिस, स्मार्ट स्मार्ट नहीं बनना। देखो भाई, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे भी सीनियर कुछ कुछ बोलते थे, मैं भी स्मार्ट था, लेकिन आज अफसोस होता है। स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनना सर। सही है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। सर हिंदी चार में ले महीने आइएगा चार फिर। हाँ, 4 महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। ओनली फॉर 4 मंथ, ऐसा नहीं कि हम आपको 1 साल तक खींचते जाएंगे, नहीं। 4 महीने का टारगेट है। 4 महीने में GS 1 to 4 ए से, ये और इथिक्स, ये सब चीजें करके आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाए, रिजल्ट निकालिए और नाम करिए। बोलिए क्या बोल रहे थे।
सर हिंदी मीडियम में ले आइएगा सर थोड़ा। हाँ, हिंदी मीडियम जो आएगा ना, तो अभी से काम चल रहा है, और हम लोग हिंदी मीडियम के लिए जो भी, जैसे ये अगर ऐसा चीज आएगा तो हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। क्योंकि उस समय हम पैसे लेंगे, अगर किसी से देखो काम भी करवा रहे हैं ना, तो उसको इंसेंटिव नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, एक हफ्ते कर देगा, 10 दिन नहीं करेगा कोई। आप किसी से काम करवाओ अपने घर में, जब तक उसको इंसेंटिव नहीं होगा वो मेहनत क्यों करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं चलो कर लेता हूँ। ठीक है, और मेंटर्स हैं वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं। तो किसी को इंसेंटिव चाहिए, और उनका कहना भी गलत नहीं है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फी रखेंगे, दैट कैन बी पेड बाय योर सेल्फ, खुद से पे कर सकते हो। 299 का रिचार्ज कराते हो, 399 का मोबाइल में रिचार्ज करते हो, दैट विल बी अराउंड दैट मच ओनली, उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, हमारा सोशलिस्ट टेंडेंसी है, मैं थोड़ा सा लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड हूँ, तो थोड़ा सा मार्केटिंग में कम करता हूँ। और बस फायदा पहुंचे, आपका रिजल्ट हो, तो वहां से हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं, रेपुटेशन अर्न कर सकते हैं। ठीक है। सर सर जामिया जामिया एक फॉर्म डाल रहा है सर, उसमें हॉबी मांग रहा है सर। हॉबी मांग रहा है हॉबी। तो जो भी लिखना है कर दीजिए, और जो भी हॉबी डालिएगा बोलिएगा, हम लिख के दे देंगे, वही रट्टा लगा के बोल दीजिएगा, मार्क्स मिल जाए। कुछ नहीं करना है। जामिया का इंटरव्यू जाने से पहले बस 2-3 चीज याद रखना है। पूछेगा लोग ऑप्शन पढ़ रखे हो, नहीं भी पढ़े हो तो बोल देना हाँ पढ़े हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। बस 2-3 चीज पूछते हैं, समझते हैं कि हाँ तुम रैंक निकाल सकते हो जामिया में रह के, तो उनको दिलासा दे देना कि हाँ मैं रैंक निकाल सकता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। और जामिया के लिए जो भी यहाँ पे प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनको सेशन वोशन पैसे उसे कहीं भी देने की जरूरत नहीं है, इन्हीं तैयारियों से हो जाएगा। जो हम लोग सेशन, 2-4 सेशन हम लोग एसे का रख लेंगे, उसी में ऐसे लिख के आ जाना है, 2-4 सेशन में सीख के 30 मार्क्स के ऐसे 2 लिख के आ जाना है, वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे का काफी इंपॉर्टेंट रोल है जामिया किसी भी आरसीए के सिलेक्शन में, क्योंकि वो लोग देखेंगे एमसीक्यूज में तो किसी तरह मार के आके तुक्का उक्का लगा के पास तो कर ही गया होगा, लेकिन ऐसे मेंस जो है 1750 मार्क्स का, उसमें क्या है, राइटिंग है, एवरीथिंग इज रैंक वैंक सब राइटिंग पे डिपेंडेंट है। मेंस का प्रिपरेशन काफी, अभी तो ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, अभी तो आप 50% भी नहीं कुछ कर पाए हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 महीने के लिए आप मुझे खुद को सरेंडर करना। मैं हैंड होल्ड करके आगे ले जाऊंगा, उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ जो यूपीएससी उनको हर हाल में निकालना है। यस ठीक है, सर। उनके लिए। बाकी आप फ्री हो, जहाँ से जाओ जहाँ से करो, और ऐसे मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, मैं डेली 2-3 कॉल लेता हूँ आप लोगों में से। ठीक है, चलिए लेट्स रैप अप एंड सी यू। कल हम लोग थोड़ा सा ब्रेक रखते हैं, मंडे से रेगुलर क्लास चलेगा, एंड उसमें मॉडर्न, एंशियंट, मेडिवल तीनों को रैप अप करेंगे 6 दिन में। ठीक है, और इससे अच्छा मटेरियल मॉडर्न का बन रहा है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, ओके अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।